जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है एक किताब है, और जैसे कोई भी किताब अलग अलग पार्ट्स और यूनिट्स में होती है, वैसे ही ये किताब भी कई सारे पार्ट्स में है। तो इसका जो 4th पार्ट है उसके अंदर इन इंस्ट्रक्शंस को डाल दिया गया। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है? DPSP आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे ये जो 4 शब्द हैं, इसमें से S फॉर क्या होता है? स्टेट होता है। स्टेट का मतलब, हाँ, आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं फिलहाल वो ये समझें कि स्टेट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट हो जाता है, सरकार। स्टेट वर्ड को संविधान की किताब में डिफाइन किया है, परिभाषा दिया है, और परिभाषा कहाँ दिया है? एक आर्टिकल में, एक अनुच्छेद में, जिसको हम आर्टिकल 12 कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जो भी पॉइंट्स बनाए गए हैं उनको आर्टिकल बाय आर्टिकल लिखा गया है। तो ऐसी जो 12th आर्टिकल है उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई कि स्टेट क्या होता है। तो जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, एनीथिंग विच इज़ गवर्नमेंट, बैक्ड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, फंडेड बाय गवर्नमेंट इज स्टेट। हर वो चीज़ जो सरकारी हो, सरकारी समर्थन प्राप्त हो, सरकारी मान्यता प्राप्त हो, सरकार उसमें पैसा निवेश करती है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? स्टेट। पार्लियामेंट स्टेट है, MP MLA स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स स्टेट हैं, CMs स्टेट हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर स्टेट्स हैं, IAS IPS PCS ऑफिसर्स, पुलिस, ये सब क्या हैं? स्टेट हैं। सरकारी संस्थाएं जितने आपके आसपास दिखती हैं, चाहे वो GPO का ऑफिस हो, PWD का ऑफिस हो, सरकारी कंपनियां हो, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, ये सब क्या हैं? स्टेट हैं। इनफैक्ट मैंने बताया था जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो भी स्टेट हैं, क्योंकि उनको सरकारी मान्यता प्राप्त है, UGC देता है उनको मान्यता, एफिलिएशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं? स्टेट। इन्हीं स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है किसने? देश के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब भी कोई स्टेट, मतलब कोई सरकार या सरकारी व्यवस्था, जब भी कोई पॉलिसी बनाए, P फॉर क्या है? पॉलिसी है, कोई भी नियम कानून रूल्स रेगुलेशन बनाए, तो किन प्रिंसिपल्स को, किन सिद्धांतों को ध्यान में देकर बनाए, उसके लिए कुछ डायरेक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा। इन्हीं निर्देशों को, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, इन्हीं गाइडलाइंस को संविधान के 4थे भाग में पार्ट 4 में लिख दिया गया है। अब उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को अब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक, तो जैसे कि अब आप लोग जान चुके हैं कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो साथ में यूजर मैनुअल आता है, आता है नहीं आता है? यूज़र मैनुअल, डूज एंड डोंट्स, हाउ टू ऑपरेट, कैसे कार्य करेगा ये चीज़। वैसे ही एक मान लीजिए यूज़र मैनुअल गवर्नमेंट को दे दी गई है DPSP के रूप में, और कहा गया ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो करते हुए आपको देश चलाना है, या जो भी स्टेट देश में है, सरकारी व्यवस्थाएं या सरकारी रिकॉग्नाइज संस्थाएं जितनी भी हैं, उन सबको जो भी पॉलिसी बनाना है इस मैनुअल को समझते हुए बनाना है, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए बनाना है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत अब आप पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली क्या है? दीज आर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये कुछ निर्देश दिए गए हैं सामान्य रूप से। किसको दिए गए हैं? स्टेट को दिए गए। स्टेट आप जान चुके हैं, जनरली जो चीज़ सरकारी हो, कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई हो, वो क्या है? जैसे आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब आपके लिए कोई पॉलिसी बनाता है कि सेमेस्टर्स कब कब होंगे, शेड्यूल क्या होगा, कितना पासिंग मार्क्स होगा, कितना अटेंडेंस क्राइटेरिया होगा, एडमिट कार्ड पहन के आना है नहीं आना है, ड्रेस कोड है या नहीं है, तो जब भी कोई ये पॉलिसी बनाता है उस समय वो एज अ स्टेट बिहेव करता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भले प्राइवेट ही क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं UGC मान्यता दिया है, उसके पास गवर्नमेंट एफिलिएशन है। और स्टेट का मेन काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना। फिलहाल यहाँ पे स्टेट वर्ड को आप लोग यूपी बिहार नहीं समझेंगे, ये वाला राज्य नहीं है, ये सब एक गवर्नमेंट एंटिटी है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है।
और स्टेट का मेन काम क्या है? पॉलिसी बनाना, मैनेजमेंट करना। तो पॉलिसी बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस स्टेट को दिए गए हैं, जिसमें स्टेट से ये एक्सपेक्टेशन किया गया है, इस सरकारी व्यवस्था से ये उम्मीद लगाई गई है कि जब भी ये कोई पॉलिसी बनाएंगे या लॉ बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो इन बातों को ध्यान में रख कर इनकॉर्पोरेट करके ही बनाएंगे। तो एक वर्ड सुना होगा आपने, गुड गवर्नेंस, सुशासन। गुड गवर्नेंस तब होगा जब जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, जब भी वो कोई नियम कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है अपने पूरे कार्यकाल में, या जब भी वो जितना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसी एज़ पर ये इंस्ट्रक्शंस बनाई है, इसका मतलब उसने इस मैनुअल का उपयोग किया है और इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए काम किया है। ऐसे में उस सरकार के कार्यकाल को जो उसने मैनेज किया है उसे सुशासन कहा जाता है, गुड गवर्नेंस कहा जाता है। कई बार जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है और अगर उस कानून में कोई डिलेमा या डाउट हो जाता है, या कोई इशू या कोई कंट्रोवर्सी या कोई मुद्दा उठ जाता है, आप लोग देखते हैं मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाता होगा। कोर्ट भी जब इसकी व्याख्या करती है, एनालाइज करती है उस लॉ को, तो चेक करती क्या ये लॉ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा है। अगर डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ये काम किया गया है, मतलब जो प्रिंसिपल्स अभी आप आगे देखेंगे, जो सिद्धांत गवर्नमेंट को दिए गए, अगर गवर्नमेंट ने उनको फॉलो करते कोई चीज़ बनाई है तो कोर्ट उसका साथ देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश में क्या है? गार्जियन है। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो किताब, संविधान की किताब जो बनाई गई है, उसका संरक्षक कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका ये काम है देखना कि देश की सरकार या देश में जो भी काम हो रहा है वो संवैधानिक रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मतलब वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोविजन जो कहाँ लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, संविधान को मानते हुए कोई काम किया जा रहा है तो वो काम बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी वेरीफाइड की मोहर लगा देती है। और अगर उसको लगता है ये काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के जो प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, उसके अगेंस्ट ये काम हो रहा है, तो ऐसे बनाए हुए नियम कानून को सुप्रीम कोर्ट काट के तुरंत हटा भी दे देता है। इसको हम जुडिशियल रिव्यू की पावर कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश में किसी भी कानून को काट सकता है, इसको हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कहते हैं। लेकिन जब भी कोई कानून को चेक करता है, एनालाइज करता है, तो ये देखता है कि क्या ये कानून इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उससे देश के लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, एंटी चला जा रहा है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट काट सकता है। तो बेसिकली ये गाइडलाइन है। डीपीएसपी क्या है? एक गाइडलाइन है जो संविधान में दी गई है। और ये गाइडलाइन किसके लिए दी गई है? स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि जब भी आप कोई काम देश में करें तो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए करें। और इन गाइडलाइंस को संविधान के 4th पार्ट में लिखा गया है। हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स हैं। जैसे अभी आपने पार्ट 1 पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, याद आया पार्ट 1? तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? हाँ, 1 to 4, 4 आर्टिकल्स उसके अंदर थे। फिर आपने पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था, याद आया? क्योंकि अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक थे? 5 से लेकर 11 तक थे। ऐसे ही आपने पार्ट 3 अभी हाल फिलहाल में कवर किया है। इसमें कितने आर्टिकल्स थे? 12 से लेकर 35। और अब आप आए हैं किसमें? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं, जिसमें अब जो आर्टिकल्स आप पढ़ने वाले हैं, 35 तक पढ़ लिया है आपने। अब आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51। ये जो 36 से 51 आर्टिकल्स हैं, ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं जो संविधान ने दिया है किसको? स्टेट को, कि भाई जब भी कोई देश में आप पॉलिसी बनाएं तो ये जो हम यहाँ पे 36 से 51 के बीच में जो चीज़ें लिख कर जा रहे हैं, इनको ध्यान में रख कर बनाएं। ठीक है, बेसिकली यही है। अभी तक कोई डाउट इसमें नहीं? तो यहाँ पे स्टेट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट कभी भी कोई भी काम करे, चाहे वो कोई नियम कानून बनाए। जैसे मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट के 3 भाग होते हैं, याद आया? कौन कौन से होते हैं? हाँ, पहला पार्ट क्या होता है? लेजिस्लेचर या विधायिका, मतलब ऐसी बॉडी जो नियम कानून बनाती है। दूसरा पार्ट क्या होता है?
हाँ, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, जिसको आप सरकार कह सकते हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रही है, मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज। तीसरा पार्ट क्या होता है? न्यायपालिका या जुडिशरी, जो चेक एंड बैलेंस करती कि जो भी यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं वो संवैधानिक रूप से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया कि सरकार जब भी कोई नियम कानून बनाए, लेजिस्लेशन मतलब नियम कानून बनाना, मतलब पार्लियामेंट के माध्यम से, संसद के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से अगर कोई भी रूल्स बनाया जा रहा है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेशन किया जा रहा है। वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधान बना रही है। या जब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, या देश का लॉ एंड ऑर्डर मैनेज किया जा रहा है, प्रशासन किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके लिए कोई भी पॉलिसी जारी की जा रही है। तो ये तीनों काम जब भी स्टेट करेगा तो स्टेट को कुछ सुझाव दिए गए हैं, रिकमेंडेशंस दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस भी कहते हैं कि संविधान ने क्या सुझाव दिए। तो संविधान ने सुझाव दिया कि भाई जब भी आप कोई कार्य करें, चाहे आप नियम बनाएं, चाहे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, चाहे देश को चलाएं, प्रशासन देखें, तो उस समय आप कुछ इंस्ट्रक्शंस को समझते हुए ये कार्य करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस हम आपको सुझाव के रूप में दे रहे हैं, रिकमेंडेशंस के रूप में दे रहे हैं। रिकमेंडेशन बेटा माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है, मतलब ये सिर्फ एक सुझाव है, ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि स्टेट इनको माने ही। मतलब इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत हद तक मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जितना इनको मान के कार्य करेगी, जितना इन इंस्ट्रक्शंस को समझते हुए कोई भी पॉलिसी बनाएगी, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गुड गवर्नेंस कर रही है, सुशासन कर रही है। तो टेस्ट ऑफ गवर्नेंस, जैसे आपने बचपन में कभी लिटमस टेस्ट किया होगा, लिटमस टेस्ट नाम सुना है, और ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, तो आप एसिड बेस चेक करने के लिए लिटमस टेस्ट करते थे। वैसे ही गवर्नेंस का टेस्ट करने के लिए चेक किया जाता है कि कभी अगर सरकार 5 साल काम कर रही है, जो भी इसका कार्यकाल है, उसने अपने टेन्योर में, कार्यकाल में ऐसे कितने नियम कानून बनाए हैं या लॉज को फॉलो किया है जो कि डीपीएसपी या इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख के किया। जितना ज़्यादा इनको ध्यान में रख के किया गया होगा, उसका मतलब वो उतना अच्छा टेस्ट गवर्नेंस का उसने पास कर लिया। तो डीपीएसपी इज अ टेस्ट ऑफ गवर्नेंस, सुशासन का टेस्ट हो जाता है भाई सही में गवर्नेंस बढ़िया किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को जितना मान के कार्य किया जाएगा वो काम उतना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, किसको? स्टेट को, गवर्नमेंट को। और कहा गया कि जब भी आप कोई देश के लिए पॉलिसी बनाएं, देश के लिए कोई नियम बनाएं, देश का प्रशासन करें, एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो इन पॉलिसीज़ को, इन इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करें। और जनरली ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, इसका मेन एम क्या है? देश में लोगों का वेलफेयर करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। देखिए, इंडिया जब आज़ाद हो रहा था तो हम पे बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ चल रहा था, जिसमें लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं थे और हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा था। न्याय कई प्रकार का होता है। एक होता है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। एक होता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। एक होता है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय के तहत ये होता है कि देश में हर एक व्यक्ति के पास अगर पॉलिटिकल जस्टिस है, राजनीतिक न्याय है, इसका मतलब वो देश में वोट डाल सकता है, उसके पास मतदान करने का अधिकार है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। और उसके साथ साथ जब भी देश में कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, मतलब चाहे वो पार्षदी का चुनाव भी क्यों ना हो, पंचायत का चुनाव, हर चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड राइट टू कास्ट योर वोट, चुनाव में खड़े होने का अधिकार और मतदान करने का अधिकार, अगर ये दोनों राइट्स आपके पास हैं तो आपको क्या मिल रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर ये अधिकार आपके पास देश में है तो आपको क्या मिल रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमको पूरे ब्रिटिश कार्यकाल में कभी नहीं मिले। हमारे पास अधिकार था क्या ब्रिटिशर्स को चुनने का कि कौन यहाँ का गवर्नर बनेगा, कौन राज करेगा, क्या नियम बनने चाहिए? नहीं, नेवर। सोशल जस्टिस मतलब आपके पास क्या है? सामाजिक न्याय। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन आपके धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, आप कहाँ पैदा हुए उसके आधार पे हो, किस भाषा को बोलते हैं उसके आधार पे हो,
छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर देश में सब आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या है? सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है। तीसरा होता है इकोनॉमिक जस्टिस या आर्थिक न्याय, जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं देश में जितने लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या किया जाए? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देश में जो भी संपत्ति आएगी, देश जितना पैसा कमाएगा, देश अपनी सरकार के माध्यम से बाय मीन्स ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बनाएगा, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा और उन प्रोग्राम्स, योजनाओं के तहत उस पैसे को, उस संपत्ति को हर देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा। तो आप देखिए कई सारी प्रधानमंत्री योजनाएं बनती हैं, मुख्यमंत्री योजनाएं बनती हैं। तो बेटा उसके तहत जो सरकार पास पैसा होता है टैक्स के माध्यम से, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, पैसा लेती है और उससे हमारा कल्याण करने के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स, पोषण स्कीम्स, हेल्थ मिशंस, ये सब गवर्नमेंट चलाती है, विकास करती है, रोज़गार देती है, मनरेगा के थ्रू आपको जॉब्स देने की कोशिश करती है। हर तरीके से गवर्नमेंट कल्याण करती है। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, कि भले एक व्यक्ति जो गरीब हो, उसके पास अगर उसको लेट से मलेरिया या डेंगू हो गया है और उसको बड़े अस्पताल जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास, तो सरकार ने क्या कर दिया उसके लिए? सरकारी अस्पताल खोल दिए। वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं जो आपका इलाज कर रहे हैं 1 रुपये पर्चे पे, 2 रुपये पर्चे पे। ये भी क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि जिनके पास पैसा बहुत था, गवर्नमेंट ने उनसे टैक्स लगाया, पैसा लिया, उस टैक्स के पैसे से आपके लिए सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरीज खोल दी जहाँ पे आपका मुफ्त इलाज या सब्सिडाइज्ड रेट पे इलाज चल रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति जो गरीब है और अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता अच्छे स्कूल कॉलेज में, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अगेन टैक्स लगाया, देश में जितना पैसा एक्स्ट्रा था उस पैसे को इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज खोल दिए और बच्चे को वहाँ पे मुफ्त में एजुकेशन देना शुरू कर दिया। और कल्याण करने के देश में हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ था तब देश में स्थिति ऐसी थी कि देश में न्यूट्रिशन लेवल बहुत ख़राब था, पोषण का स्तर, हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे क्या थे? कुपोषण का शिकार थे, मैल नरिशमेंट देश में था। तो सरकार ने क्या किया? मिड डे मील स्कीम के माध्यम से बच्चों को पढ़ा भी दिया और मिड डे मील में बच्चों को खाना भी खिला दिया। ये सारे काम जो गवर्नमेंट कर रही है ये बेसिकली क्या है? कल्याण के काम है ना। वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बेसिकली इन प्रिंसिपल्स को जो बनाया गया है, जो सिद्धांत बनाए गए हैं गवर्नमेंट के लिए, जो मैनुअल बनाया गया है, इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं, उनका मेन एम ये है देश में क्या प्रमोट करना? वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो सारे प्रिंसिपल्स जो भी आप पढ़ने वाले, जो आप देखेंगे, ये प्रिंसिपल्स बेसिकली सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत अपने आप में इंस्ट्रक्शंस हैं कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाए जिससे लोगों का क्या हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलफेयर हो, कल्याण हो। इसी बात के लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए। ठीक, अब आपने इससे पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, याद आया? क्या था ये? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो अगेन जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे पास कई सालों से अधिकार नहीं था। इनफैक्ट कभी हमारे पास अधिकार थे ही नहीं। ब्रिटिशर्स से पहले भी जो हमारे यहाँ अलग अलग एम्पायर्स रहे हैं, साम्राज्य रहा है, चाहे वो मुगल्स का रहा हो, बाकी रूलर्स का रहा हो, कभी राजा ने या शासक ने या बादशाह ने प्रजा को अधिकार नहीं दिए लिखित रूप से। रिटर्न रूप में हमारे पास कभी कोई राइट्स नहीं थे। तो अब जब देश फाइनली आज़ाद हो रहा था और एक लोकतांत्रिक देश बन रहा था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी, तो अब यहाँ पे सुझाव ये दिया गया कि अब सबके पास क्या होने चाहिए? रिटर्न रूप में कुछ राइट्स होने चाहिए, अधिकार। और कभी उन अधिकार का उल्लंघन हो, वायलेशन हो, तो देश के लोग कहाँ जा सकते हैं अधिकार पाने? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो आपने रिट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो अधिकार हमें दिए गए जिससे हमारा विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक, अधिकार जब भी आपसे कोई छीनता है तो आप अधिकार पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वी हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट्स फॉर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ राइट्स। अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए, दोबारा पुनः पाने के लिए, अगर वो आपसे छीने जा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जस्टिशिएबल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और आपके अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिलवाएंगे आपको। उनको ये जिम्मेदारी संविधान ने खुद दी है कि आपका काम है लोगों को गारंटी देना कि उनको क्या मिलते रहे, हमेशा उनके अधिकार, राइट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, हाँ, तो दे आर नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली। किसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं? सरकार के लिए। तो सरकार के लिए
कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। स्टेट मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाए, इसके लिए इसको क्या दिए गए थे, कुछ डायरेक्शंस, निर्देश। लेकिन मान लो कभी गवर्नमेंट अगर इन निर्देशों को नहीं मानती है या नहीं मान पाती है, एक होता है नहीं मानना, एक नहीं कर पाना, क्योंकि हो सकता है कि जो पॉलिसी यहाँ गवर्नमेंट से बनाने की बात संविधान कर रहा है कि इन प्रिंसिपल पर चल के बनाइए, तो उसको शायद इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्स ना हो, क्षमता ही ना हो। कई बार जब हमें कोई बेटा कार्य करना होता है, देखो जनरली जितने भी सिद्धांत हैं इनका मेन काम क्या, जनता कल्याण करना। कल्याण फ्री में होता है क्या? कोई भी स्कीम योजना बनानी तो आपको कॉर्पस चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब देश आज़ाद हुआ था हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं था, बजट देश का बड़ा नहीं था, देश में प्रोडक्शन कम होता था, देश के पास पैसा कम था, देश की जीडीपी कम थी, देश में मैक्सिमम लोग बेरोजगार थे। और ऐसे में गवर्नमेंट के पास कई सारे इंस्ट्रक्शन थे, भाई आपको लोगों को फ्री में पढ़ाना है, उनको जॉब देनी है, ये सब करना है। तो गवर्नमेंट को अगर हम ये सब चीज़ें जस्टिसेबल कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमें मान लो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप हर एक व्यक्ति को जॉब दें, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया देश के हर बच्चे को पढ़ाएं, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। अब गवर्नमेंट अगर इन इंस्ट्रक्शंस को मान के हमारे लिए काम करती भी है, तो जॉब देना और सबको पढ़ाना, इसके लिए क्या चाहिए, पैसा, रिसोर्सेज, स्कूल कॉलेजेस, कनेक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। पहले लोगों को ट्रेन तो कर लें, उतने अध्यापक ही नहीं, कहाँ स्कूल खोल दे जाएंगे। तो ऐसे में अगर इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को जस्टिसेबल बना दिया जाता, तो ऐसे में ये होता कि जैसे मान लो मैं एक नागरिक हूँ और मुझे इसमें दिख गया कि सरकार का एक जिम्मेदारी है, इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मुझे जॉब दे, लाइवलीहुड दिया जाए, और गवर्नमेंट मुझे नहीं दे पा रहा है जॉब, तो मैं सीधे कहाँ जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और कहूँगा देखिए सर ये गवर्नमेंट जो है इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के नियम कानून नहीं बना रही है, पॉलिसी नहीं बना पा रही है। तो ऐसे में तो गवर्नमेंट के पर हमेशा डेली केसेस लगते रहते। तो बेसिकली संविधान के निर्माताओं ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो इन इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली बस क्या कहा कि ये रिकमेंडेशन है, सुझाव हैं, और गवर्नमेंट के ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन होगा। एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन कि कानूनी रूप से आपको बांध दिया गया कि आपको ये काम करना ही करना होगा। एक होता है नैतिक रूप से बांध देना, मॉरली। जैसे घर में आपके पास कई सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, बेटा ये काम कर लेना, बाहर से ये सामान ले आना, छत पे जाके कपड़े ले आना, ये सारे कार्य कर देना। ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं करो गोली मार दी जाएगी तुमको, या तुम्हारे खिलाफ पापा FIR कर देंगे, आज बेटा घर बाहर से आलू लेके घर में नहीं आया मेरे लिए, मैंने कहा था इससे। ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप फैमिली का पार्ट हैं तो आपके पास कुछ क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। भाई आप जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट घर में कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के साथ, आप वो करें। तो ऐसा ही मॉरल ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के ऊपर लगाया गया है DPSP के द्वारा। गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रखी गई कि जब भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्स हो, पैसा हो, संपन्नता हो, सामर्थ्य हो, तब गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, इन सिद्धांतों को मानते हुए देश के लिए क्या बनाए, पॉलिसी बनाए, लॉस बनाए। लेकिन ऐसे में ये जस्टिसेबल नहीं है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट DPSP को ना फॉलो करे या उसको ना मान के लॉस बनाए तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। लेकिन अधिकार जस्टिसेबल हैं, इसका मतलब अगर आपके अधिकार कोई छीनता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये एक डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में। ठीक, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि DPSP के माध्यम से हम और आप, या इनफैक्ट कोर्ट भी, हम लोग सरकार को, चाहे वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या लोकल गवर्नमेंट की हो, मतलब पंचायत वगैरह की हो या म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम वगैरह नगर पालिका की हो, आप इन सब सरकार को कभी भी कंपेल नहीं कर सकते, इनको मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं करा सकते कि आप क्या करें, इम्प्लीमेंट करिए, क्रियान्वयन करिए। किस चीज़ का, इन प्रिंसिपल्स का। ये गवर्नमेंट जब इनको लगेगा कि हाँ ये तैयार हैं ये कार्य करने के लिए, या देश तैयार है इन लॉस को अपनाने के लिए, तब ये अपने क्या करेंगी, इन प्रिंसिपल्स को मानते हुए इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट को 1950 में जब संविधान एनफोर्स किया गया था, जिसे आप रिपब्लिक डे मानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू करा दिया गया था। और तभी से गवर्नमेंट के ऊपर कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस लगा दिए गए थे
कि सरकार के पास जब भी रिसोर्स आए, पैसा आए, चीज़ें आए, तो वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए देश का कल्याण करे और पॉलिसी बनाए। सरकार ने अब तक इनमें से कई प्रिंसिपल्स को मानते हुए कई सारे लॉज बनाकर इम्प्लीमेंट कर भी दिया है। इनमें से ऐसी कई सारी चीज़ें अभी भी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं और इम्प्लीमेंट होंगी आगे जाके, जब गवर्नमेंट तैयार होगी और देश तैयार होगा इन लॉज को समझने के लिए। जैसे आप लोग कई बार एक चीज़ समझते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ये कई बार न्यूज़ में आ जाता है। यूसीसी भी बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है संविधान ने, आर्टिकल 44 पढ़ेंगे भैया आप, तो सरकार को खुद ही संविधान ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाइए। देश में जितने भी लोग सिविलियंस रह रहे हैं, उनके जितने पर्सनल मैटर्स हैं, उसके लिए लॉ सेम होना चाहिए, चाहे वो शादी का मैटर हो, डिवोर्स का मैटर हो, इनहेरिटेंस का मैटर हो, ये सारे पर्सनल लॉज कहा जाता है, सेम और सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर धर्म के लॉज अलग अलग होने चाहिए। ये संविधान ने इंस्ट्रक्शन दिया किसको, गवर्नमेंट को। अभी ने गवर्नमेंट ने फिलहाल इसको ऑल इंडिया इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ये देख रही है कब देश के लोग फॉरवर्ड हो जाएंगे, समझ पाएंगे कि ये चीज़ देश के लिए सही है, और इसको अपनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने जब गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी तब कहीं जाके इसको इम्प्लीमेंट करा जा पाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप बच्चों को पढ़ाइए, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में दीजिए। तो जब गवर्नमेंट तैयार हो गई, वो पैसे आगे, रिसोर्सेज आगे, स्कूल कॉलेज बना दिया गया, तो गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन का एक अधिकार दे दिया बच्चों को, और कहा कि जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच में हैं, गवर्नमेंट उनको फ्री में पढ़ाएगी। तो जब गवर्नमेंट ने ये काम बेटा इम्प्लीमेंट किया, तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने एक डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया। ये गवर्नमेंट को पहले से ही डायरेक्शन दिया गया था कि आपको ये काम करना है। जब गवर्नमेंट ने मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया, तो उस समय भी गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप लोगों को लाइवलीहुड, जीविका दीजिए, जॉब करवाइए, उनसे पैसा उनको दीजिए जॉब के माध्यम से। तो गवर्नमेंट जब भी ऐसे कोई काम करती है, इसका मतलब वो समय समय पे क्या कर रही है, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स को, डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रही है जो संविधान ने सरकार को दिए हैं। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखे हैं, संविधान के 4थे भाग में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन्ड है, एन्यूमरेटेड है, लिखा हुआ है। सर, अगर बीपीएसपी के थ्रू पॉलिसी बन रही है और फंडामेंटल राइट में ब्रीच हो रहा है, तो क्या लोग जा सकते हैं इसमें? बिल्कुल जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में कभी भी कोई बेटा ब्रीच होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो ये कार्य किया जा रहा है उसमें किसको ज़्यादा, आप कह सकते हैं, प्रिविलेज दिया जाए। ठीक है, तो कई बार से मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में एक बार कि इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करके एक बार संविधान ने ये बात बोल दी थी कि डीपीएसपी को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा एज फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखिए, जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कार्य करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो जब भी हम कोई नियम कानून बनाते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नियम कानून बनाते समय हमसे आपके कुछ अधिकारों का वायलेशन हो जाए। ठीक है, जैसे डीपीएसपी में गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप ये कोशिश करें कि देश में कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए, मतलब एक ही आदमी के हाथ में सारा पैसा ना आ जाए। तो इसको रोकने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बार नेशनलाइजेशन कर दिया। कई सारे बैंकों को, सरकारी कंपनियों को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया। गवर्नमेंट से बोला गया कि देखिए कि देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, मतलब जितना पैसा देश में आ रहा है उस पैसे को समान रूप से जिसको जितनी आवश्यकता है देश में आप दीजिए, अलग अलग प्रोग्राम, स्कीम्स, योजनाओं के तहत। सबसे गरीब बेटा हमारे यहाँ किसान है, तभी देखिए किसानों के लिए सरकार हमेशा अलग अलग स्कीम्स बनाती है, योजना बनाती है, और वो पैसा किसानों में या रूरल एरियाज़ में उनके डेवलपमेंट पे खर्च करती है। तो जब भी गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा खर्च कर रही है ज़्यादा या स्कीम बना रही है, तो गवर्नमेंट खुद ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है। किसने दिया है? संविधान ने दिया है। तो ऐसे जितने भी स्कीम्स, प्रोग्राम, योजना गवर्नमेंट बनाती है, इसका मतलब वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ऐसे में कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर कहा कि हमें प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करना है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जिसके पास प्राइवेट संपत्ति थी, वो बैंक उसका था, या कोई प्राइवेट कंपनी है गवर्नमेंट को अपने मर्ज करना चाहती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने काम तो कर लिया
और कहा कि हमें डीपीएस में बोला गया है भाई जिनके पास ज़्यादा पैसा है, इनके हाथ में ज़्यादा आ रहा है तो क्या कर दिया जाए, इनसे सामान लेकर बाकी लोगों को बांट दिया जाए, हमें संविधान ने बोल रखा है। लेकिन ऐसे में इनके खुद के राइट्स का वायलेशन हो गया, जिसमें बोला जाता है कि हमारे यहाँ देश में हर व्यक्ति के पास आज़ादी है कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन या जॉब करना चाहता है। तो इनके पास आज़ादी थी, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और खुद का अपना एक बैंक या खुद का अपना एक कंपनी बना लिया था। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन आर्टिकल 19 ये दिया गया है। लेकिन ऐसे में जब गवर्नमेंट ने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनसे इनकी कंपनी ले ली, इनको मुआवजा दे दिया, लेकिन इनसे इनकी कंपनी का अधिकार छीन लिया। तो अब देखिए हुआ क्या, गवर्नमेंट ने डीपीएसपी के तहत ज़्यादा पैसा ये चीज़ ले ली और इस पैसे का जो प्रॉफिट आएगा बाकी लोगों में बांटना शुरू कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी देश में काम करती है उसका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और जितनी सरकारी कंपनियां देश में होती हैं उनका मेन एम क्या होता है, वेलफेयर करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डीपीएसपी को समझते हुए देश में राष्ट्रीयकरण कर दिया कई सारी चीज़ों का, प्राइवेट संपत्तियों का, निजी संपत्तियों का, और कहा ये हम डीपीएसपी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कई लोग कहाँ पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्या बोलते हुए, इधर हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, प्रॉपर्टी का अधिकार हमारे पास था, जॉब और ऑक्यूपेशन चूज़ करने का अधिकार हमारे पास था, इसका क्या हो गया, वायलेशन हो गया। और ऐसी एक अधिकार है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कि सब लोगों को कानून के सामने समान दृष्टि से देखा जाएगा। तो क्यों अमीरों के साथ या प्राइवेट लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्यों उनकी संपत्ति ले ली जा रही है। तो ऐसे में कई केसेस बेटा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुँचे भी हैं, पहुँचते भी हैं। उस समय सरकार सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय उस मैटर को सुलझाता है और उस समय खुद सुप्रीम कोर्ट कहता भी है गवर्नमेंट से कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है करें, लेकिन ये ध्यान दें कि लोगों के अधिकार का उल्लंघन कम से कम हो या ना हो। तो ऐसा नहीं कि राइट्स अधिकार बड़े हैं या डीपीएसपी ये इंस्ट्रक्शन बड़े हैं, दोनों लगभग बराबर ही हैं। गवर्नमेंट को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बैलेंस रखिए दोनों में, अपने कार्य जो आपको इंस्ट्रक्शन में लिखे हैं वो करिए भी, और इस तरह से करिए कि इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करते करते लोगों के अधिकारों का वायलेशन या उल्लंघन ना हो या कम से कम हो। और जहां सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कार्य जो गवर्नमेंट ने किया है ये फॉर द ग्रेटर गुड है, बाकी बहुत लोग के काम आने वाला है, तो भले कुछ लोग के अधिकार का उल्लंघन होता भी है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सरकार का साथ देती है। जैसे आप देखिए जब देश से ज़मींदारी सिस्टम को हटाया जा रहा था, एबॉलिशन किया जा रहा था, तो कई सारे ज़मींदारों के पास कई सारी ज़मीनें थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें स्कूल कॉलेज बनाना है, हाईवे बनाना है, डैम्स बनाना है, एम्स बनाना है, IITs बनाना है। ज़मीन में बनाएंगे, हवा में बनाएंगे, ज़मीन हमारे हाथ में है नहीं। ब्रिटिशर्स ने सारी ज़मीन किसके नाम कर दी, ज़मींदारों के नाम पे कर रखी थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, सीलिंग लगाया, अपर लिमिट, और कहा कि जिस ज़मींदार के पास इस ज़मीन से इतने से ज़्यादा ज़मीन अगर होगी, लेट से किसी राज्य में लगा दिया गया 30 एकड़, कहीं लगा दिया गया 50 एकड़, कहीं लगा दिया गया 60 एकड़, किसी के पास मान लो 100 एकड़ निकल गया, तो अगर उस राज्य में 50 एकड़ की कैपिंग है और आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो बची हुई अतिरिक्त एक्स्ट्रा 50 एकड़ कौन ले लेगा आपसे, गवर्नमेंट। आपको उसका मुआवजा देगा, लेकिन ज़मीन कौन ले लेगा, गवर्नमेंट। तो ऐसे में लोग चले गए भाई हमें ज़मीन देना ही नहीं, पुश्तैनी है हमारी ज़मीन, नहीं देना चाहते, पैसा नहीं चाहिए, हमें रख लीजिए। तो ऐसे में भी कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, गवर्नमेंट ने भी कहा भाई कैसे फिर वेलफेयर करेंगे, ज़मीन हमारे हाथ में जब नहीं आएगी। तो ऐसे मौक़ों बेटा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का साथ दिया भी, लोगों का अधिकार वहाँ पर उल्लंघन हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे नीतियों से पूरे देश का कल्याण होना लिखा था। भाई देश के किसानों के पास ज़मीन ही नहीं है, सारी ज़मीन किसके हाथ में, ज़मींदारों के हाथ में, तो किसानों का कल्याण कैसे करेंगे आप। तो ऐसे में किसानों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये अधिकार जिनका उल्लंघन हुआ ज़मींदारों का वो ठीक है, हो सकता है, क्योंकि हमारा मेन काम क्या देखना है, देश का कल्याण करना, वेलफेयर, और वो हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, या डीपीएसपी बड़े हैं या छोटे हैं, फिलहाल ये दोनों बराबर हैं। गवर्नमेंट से कहा गया कि आप डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कार्य करिए, लेकिन देखिए कि उल्लंघन ना होने पाए किसका, फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। तो बेसिकली ये जो डीपीएसपीज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जितने भी देश में सरकारी व्यवस्थाएं हैं या स्टेट हैं उनके ऊपर क्या लगा देता है, कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन, और कहता है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे या कोई भी लॉ बनाएंगे तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख कर कीपिंग इन माइंड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है या नहीं करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को बिना माने या नहीं मान के कार्य करता है, तो ऐसे में वी कैन नॉट मूव द कोर्ट फॉर इट। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस ओपन नहीं कर सकते कि इन्होंने ये कार्य नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया होगा,
क्यों रखा गया डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल? नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये कि आप जस्टिस पाने नहीं जा सकते, न्याय पाने, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, नॉन जस्टिशिएबल रखा इसलिए गया क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे थे जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास उस समय रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी थी। चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो जाए बेटा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो जाए, फिजिकल रिसोर्स हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, हमारे पास जब नहीं था। समय के साथ जब वो चीज़ आना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो गई हमें वो पॉलिसीज़ बनाकर देने के लिए। तो हो सकता है उस समय स्टार्टिंग रिसोर्सेज ना हो सरकार के पास जिनका इस्तेमाल करके सरकार ये लॉज बनाए। इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान के निर्माताओं ने कहा कि हो सकता है कि अभी आने वाली जो गवर्नमेंट है, जो भी 1950s में आएगी, शायद उसके पास इतने संसाधन ना हो, रिसोर्सेज ना हो कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को मान के कार्य कर पाए। तो जब भी इनके पास होगा, हम इनसे ये मॉरल ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जब भी ये सामर्थ्य होंगे ये इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन हम इनको जस्टिशिएबल नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट अगर इनके अनुसार काम नहीं करती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप केस करने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इनको जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया। तो दो ये जस्टिशिएबल तो नहीं, इसका मतलब आप या हम सरकार के खिलाफ कोर्ट केस करने नहीं जा सकते कि ये इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेसिकली कोर्ट्स को हेल्प मिलती है कि कोई भी जो लॉ सरकार ने बनाया है वो संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये चेक करेगी गवर्नमेंट, ये चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट। क्या चेक करके? कि जो लॉ बनाया गया है उसको डीपीएसपी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बनाया गया है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस कानून को बनाई है, इसका मतलब वो कानून संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, वैलिड है और वैध है। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि ठीक है वैलिड तो है, लेकिन अब इस कानून का समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ड्यू इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर प्रभाव भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कानून चलता रहेगा। वरना अगर वो कानून नेगेटिव हो जाता है, समाज के अगेंस्ट जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसे कानून को जो सरकार ने बनाया है सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको काट के नल एंड वॉइड कर देगा, अवैध घोषित कर देगा और वो कानून काट दिया जाएगा। ऐसे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कानून काटे हैं। इस शक्ति को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें मिला है, तो जैसे मैंने बताया कि देश का संविधान जब लिखा जा रहा था तो ऑलरेडी उस समय कई देश के पास संविधान थे। तो हमने क्या किया, कई सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग कंट्रीज से बोरो किए। ठीक है, जैसे आपको मैं कोई आंसर लिखने को कहूँ तो आप नेट से, विकिपीडिया से, अलग किताब से पहले पढ़ते हैं, रेफरेंस लेते हैं, और फिर हर जगह से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं वो आप निकाल के अपना आंसर बना लेते हैं। ऐसे ही जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क मिला हम लोगों को, तो पहले हमने एक असेंबली बनाई, ग्रुप ऑफ पीपल बनाए, जिसको संविधान सभा बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। उसने अपनी एक अलग से टीम बना ली, उसको नाम क्या दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, और कहा कि अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी काम है कि वो देश में बाकी जितने देश जिनके पास संविधान को पहले पढ़ें, देखें उनके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और चेक करें कि इंडिया के अनुकूल हमारे रेलिवेंसी में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स उनके पास है जो हम अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट हम कहाँ कहाँ से बोरो कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारे देश के संविधानों को पढ़ा गया, चाहे वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, ब्रिटेन का हो, ठीक है, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो आयरलैंड का हो, ठीक है, चाहे वो जापान का हो, हर जगह का ऐसे देखा गया, चाहे वो जर्मनी का हो। तो ऐसे ही जब आयरलैंड का संविधान पढ़ा जा रहा था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिखा कि यार ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़रूरी है, किसको, देश की सरकार को। तो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहाँ से आया है, आयरलैंड से आया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स कि ऐसा यूज़र मैनुअल गाइडलाइन सरकार को देना जरूरी है कि गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है, और आयरलैंड वालों ने खुद कहीं और से बोरो किया हुआ था। हाँ, तो आयरलैंड ने जब अपना संविधान लिखा था, बेसिकली इनका संविधान 1937 में आया था, हमारा संविधान 1950 में आया था। हमारा संविधान लिखना शुरू हो गया था, आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं 29 अगस्त के आसपास, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बन चुकी थी जो ड्राफ्ट करना शुरू कर रही थी।
ठीक है, लगभग हमारा संविधान लिखने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। तो 3 साल के बीच में कई देशों के संविधान को पढ़ा गया, जो चीज़ रेलिवेंट लगी उसको वहाँ से उठा लिया गया और देश के संविधान में जोड़ दिया गया। तो ऐसे ही आयरलैंड का संविधान जो 1937 में बन के तैयार था, हमारे लोगों ने उसको पढ़ा और देखा कि यार DPSP का अच्छा प्रिंसिपल लिखा है इसमें, ये हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमने इनसे बोरो किया। लेकिन खुद इन लोगों ने भी, आयरलैंड वालों ने भी ये चीज़ कहाँ से ली थी? स्पेन के संविधान से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। और आप ये भी कह सकते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो DPSP वर्ड था, इस वर्ड को हमने बोरो कर लिया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक और जगह से आता है जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे। वो लोग डेलिबरेटली ये DPSP वाला वर्ड यूज़ नहीं करते थे। वो क्या बोलते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक दस्तावेज, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, निर्देशों का एक दस्तावेज। ये ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे अपने यहाँ देश में सरकार को चलाने के लिए। वही ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ आए और उनके गवर्नर जनरल हमारे यहाँ राज करना शुरू किए गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश की किंग या क्वीन वही इंस्ट्रक्शंस किसको दे दिए? यहाँ के गवर्नर जनरल्स को कहा कि अब इंडिया चलाओ ऐसे। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे BR अम्बेडकर, उन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट लिया तो आयरलैंड से, लेकिन कहा कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है लगभग जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ यूज़ करते थे, गवर्नर जनरल्स को देते थे। मतलब किसके सिमिलर हो गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो देखिए मैंने लाइन लिखा है यहाँ पर, तो ये खुद जो शब्द हैं ये अम्बेडकर साहब के हैं। अम्बेडकर साहब ने खुद ये बात बोली कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखा जा रहा है, ये जो निर्देश यहाँ दिए जा रहे हैं सरकार को, ये किसके जैसे हैं? दीज आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो किसको दिए जाते थे? गवर्नर जनरल को दिए जाते थे। जब हमारे यहाँ इंडिया जो था एक कॉलोनी था पहले, किसकी कॉलोनी थी हम लोग? कॉलोनी वर्ड आया किससे? कॉलोनाइजेशन से, उपनिवेशवाद। इसमें क्या होता है कि एक देश जब दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना लेता है, इसका मतलब अब ये देश दूसरे देश का आर्थिक कंट्रोल और राजनीतिक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में ले लेता है और उस देश से क्या करता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ करता है, धन की निकासी करता है, इस देश को गरीब बनाता है, अपने देश को अमीर कर लेता है। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली हमको भी क्या बना लिया था? अपनी कॉलोनी बना ली थी और लगातार हमारे से ड्रेन ऑफ वेल्थ वो कर रहे थे। और हमें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सेंट्रल बॉडी बनाई जिसका नाम था गवर्नर जनरल, और हमारे अलग अलग राज्यों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर्स बनाए। तो एक गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल्स को और गवर्नर्स को जो इंस्ट्रक्शंस ब्रिटेन से आते थे इंडिया को मैनेज करने के लिए, उसको क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में चल रही थी उनको, उनके थ्रू ही आते थे। तो खुद अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो हम DPSPs लिख के जा रहे हैं ये वैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है। दो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है DPSP का? आयरलैंड से, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ यूज़ करवाते थे। क्योंकि देखिए, आप जिसके अंडर में या जिसके साथ बहुत समय तक रहेंगे आप उससे इन्फ्लुएंस रहेंगे। पूरा संविधान आधे से ज़्यादा ब्रिटिशर्स के बनाए हुए नियमों से प्रेरित है। ब्रिटिशर्स का बनाया एक नियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के लिए कुछ नियम बनाए थे 1935 में, 1935 में। 50% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहीं से बोरो हो गया है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का तरीका देखते हैं वो सब कहाँ से इंस्पायर्ड है? ब्रिटिशर्स से। जो हमारे यहाँ अपर हाउस, लोअर हाउस, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कहाँ से हमने ले रखा है? ब्रिटेन से रखा है। पूरा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, ये सब हमने कहाँ उठाया है? ब्रिटेन से उठाया है। तो लगभग हमारी हर एक चीज़ कहाँ से इन्फ्लुएंस है? ब्रिटिश से। ठीक है। तो ये आपने इसका जो है इंट्रोडक्शन देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह ही है। ठीक। और ये दे एक्ट एज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार कैसा कार्य कर रही है उसको जांचने का एक तरीका है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में, अपने टेन्योर में कितना काम किसके अकॉर्डिंग किया है? DPSPs के अकॉर्डिंग। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमने जो लॉ बनाए हैं वो देखिए कहीं ना कहीं इन्हीं प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है? सुशासन किया है, गुड गवर्नेंस किया है। हो सकता है हमारे आपके अकॉर्डिंग वो अच्छा गवर्नेंस ना हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए?
फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में लैपटॉप चाहिए, सामान सस्ता चाहिए। पर हो सकता है गवर्नमेंट जो कार्य कर रही हो उसमें ये सब ना आ रहा हो जो हम चाहते हैं या जो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने जो लॉ बना दिए, अगर वो DPSPs को ध्यान में रख के बनाए हैं, तो देखो क्रिटिकली गवर्नमेंट का जो कार्यकाल वो कैसा है, अच्छा गया एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा एज़ पर द पीपल ऑफ इंडिया बड़ा अच्छा चला गया हो, लेकिन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा गया है, वो गुड गवर्नेंस माना जाएगा। तो देखिए गवर्नमेंट के लिए DPSP पॉजिटिव टूल है और फंडामेंटल राइट्स ये गवर्नमेंट पे ब्रेक लगाने का काम करता है। एक बात बताओ कि आपसे अधिकार कौन छीन सकता है? जो पावरफुल हो। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि आपसे बहुत कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या एक राह चलता बेगर, वो आपसे अधिकार छीन पाएगा क्या आपके? उसका खुद ही अधिकार नहीं है, आपसे ले लेगा। इसका मतलब अधिकार का वायलेशन देश में सिर्फ वही कर पाएगा जिसके पास क्या हो, पावर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब गवर्नमेंट ही नियम बना के आपसे पावर छीन सकती है। इंदिरा गांधी ने काम कई बार किया है, बहुत सारे राइट्स छीने हमारे, ठीक है। तो कल को गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है, कानून बनाती है, तो इसको एनफोर्स करती है। देखो लॉ में अपने आप में नेगेटिव वर्ड आता है कानून, और कानून का क्या होता है? एनफोर्समेंट, लागू कराना। एनफोर्समेंट वर्ड ही क्या आ गया? फोर्स। मतलब कानून एक ऐसी चीज़ है जो फोर्सफुली लगाई जाएगी आपके ऊपर। जैसे मान लो लगा दिया गया धारा 144, तो बड़े प्यार मोहब्बत लगाते हैं या इन्फोर्स करते हैं? जो बाहर दिख जाए तुरंत लाठी मारना शुरू कर देते हैं। फोर्सफुली हो रहा है ना चीज़। तो जनरली लॉज अपने आप में फोर्स होती है उनके अंदर, वो फोर्स किए जाते हैं। और अधिकार क्या है? वो आपको ऐसे लॉज जो आपके अधिकारों के अगेंस्ट चले जा रहे हैं या मानवता के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए आपको क्या दिए गए? फंडामेंटल राइट्स दिए गए। और कभी आपके अधिकार अगर छीने जाते हैं तो उस समय उन अधिकारों को पाने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? जैसे हमारे पास है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। देश में हर व्यक्ति के साथ क्या होगा? समान व्यवहार होगा, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल स्टेटस होगा, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होगा। हमारे पास फ्रीडम्स हैं, किस प्रकार की? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कुछ भी बोलने की, अभिव्यक्त करने की, कहीं आने जाने की फ्रीडम हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है, जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 जो आपने सुना है। शोषण के खिलाफ अधिकार हमारे पास है कि देश में बंधुआ मजदूरी नहीं हो करा सकते, फोर्स लेबर नहीं होगा, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। ये सब अधिकार हमारे पास है। धर्म के अधिकार हमारे पास है, आप अपने मन से कोई भी धर्म जो आप मानते हैं, जानते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ माइनॉरिटीज़ के अधिकार देश में दिए गए हैं। और इन राइट्स का अगर उल्लंघन कभी होता है तो इनको पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो कहाँ लिखा है? आर्टिकल 32 में। मतलब अधिकार पाने का अधिकार भी दिया गया है आपको। एक होता है अधिकार, एक होता है अधिकार पाने का अधिकार। तो कभी अगर आपका अधिकार उल्लंघन होता है, राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप दूसरा राइट इस्तेमाल करेंगे जो बोलता है कि हाँ आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सब आपको अधिकार किससे दिए गए बचाने के लिए? जनरली सरकार से, क्योंकि सरकार ही सिर्फ आपके अधिकार छीन सकती, और कोई नहीं छीन पाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए बेसिकली जब राइट्स होता है तो गवर्नमेंट राइट को नेगेटिव लेकर चलती है। उसको लगता है कि यार ये राइट्स दिए गए हैं ना, ये हमारे लॉ मेकिंग एबिलिटी पे ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हमारे के ऊपर एक शिकंजा बना देते हैं कि हम लॉ बनाएं तो ऐसे बनाएं जिससे इनका अधिकार का उल्लंघन ना होने पाए। लेकिन जो DPSPs हैं वो गवर्नमेंट की पावर है। गवर्नमेंट उसको पॉजिटिव देखता है कि हाँ ठीक है, हमें पावर दे रखी, हम बनाएंगे काम, हमें बोला गया संविधान में करने के लिए। तो DPSP जो है ये गवर्नमेंट को पॉजिटिव लगता है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, भाई हमें इंस्ट्रक्शन दिए, हम कार्य कर रहे हैं। अब भले इसमें आपका उल्लंघन होता है राइट का, तुम क्या करें? इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन जो राइट्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रोहिबिशन लगाते हैं, वो गवर्नमेंट पे लिमिटेशन लगाते हैं। भाई आप कोई भी ऐसा लॉ ना बनाएं जो लोगों के अधिकार उनसे छीनता हो। खुद आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा नियम बनाएगी जो लोगों के मौलिक अधिकार छीनता हो, राइट्स का वायलेशन करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको काट के हटा देगा। लेकिन कई बार क्या हुआ कि ऐसे कई चीज़ें जो संविधान में लिखी हैं, समय के साथ देश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन भी किया कि अब इसका मायने और क्या क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए अगर आप हर फंडामेंटल राइट को काट देंगे, मतलब हर लॉ को काट देंगे ये बोल के कि FR का वायलेशन हो, तो हम देश का कल्याण कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हमें इन लोग का कल्याण करना है तो कुछ लोग से वो चीज़ छीननी भी तो पड़ेगी। अगर देश में इतना चीज़ें हैं और सबको बांटना है तो किसी से लेकर तभी तो किसी को दे पाएंगे।
जिसको दिए उसका कल्याण हो गया और जिससे छीन लिया उसका क्या हो गया, अधिकारों का उल्लंघन। तो ऐसे ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, कोर्ट। जैसे जब गरीब किसानों को ज़मीन दी जा रही तो किससे छीन के दी जा रही थी, ज़मींदार, वो भी तो इंडियन है, अधिकार तो उनके पास भी है। वो लोग कहाँ जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जैसे आपने देखा सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, ये सब ज़मीन का मैटर था, ठीक। तो ऐसे में समय के साथ जब गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए ऐसे कुछ नियम हमें बनाने पड़ेंगे जिसमें अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि तभी हम बाकी सबका कल्याण कर पाएंगे, तो ऐसे कुछ लॉज को बचाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट हर लॉ को ना काट दे, गवर्नमेंट ने संविधान में बदलाव किए। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन किए गए। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान की किताब को बदल सकती है, चेंजेस कर सकती है, इसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो सरकार ने 1950 में बनाया हुआ उस संविधान को अगले ही साल 1951 में चेंज कर दिया और एक नया लिस्ट बना दिया, 9th शेड्यूल, याद आ रहा है, और कहा कि जो भी हम लॉ इसके अंदर डाल देंगे बनाकर, वो लॉ को इम्यूनिटी मिल जाएगी, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। और कहा कि हम ये जो लॉ बना रहे हैं बेसिकली देश के कल्याण करने के बना रहे हैं, ज़मींदारी सिस्टम हटाने के बना रहे हैं। लेकिन इन लॉ को बनाने के चक्कर में कुछ लोगों के, स्पेशली जो ज़मींदार लोग हैं, उनके अधिकार छिन रहे हैं, और ये लोग कहाँ जाएँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ना जा पाएँ और कोर्ट हमारे बनाए हुए इन लॉस को ना काट पाए, ये बोल कर कि FR का वायलेशन हो रहा है, राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो एक नई लिस्ट बना दी गई और कहा कि जो कानून इसमें हम डाल देंगे, इसको बोला गया 9th शेड्यूल, और इसको संविधान में अटैच कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर इस शेड्यूल को ध्यान में रख के अब आप जजमेंट दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात माना और कहा कि हाँ ये बात सही है कि भाई अमेंडमेंट करने का पावर गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, चेंज किया और इसमें एक नया चीज़ डाल दी और हम पे ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट पे कि भाई ये जो नियम इसमें डाले जा रहे हैं इसका वायलेशन अगर होता भी है राइट्स का तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा भी हुआ है कि कई बार वायलेशन हुए हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस समय सरकार का साथ दी भी है, जो कि अगर नहीं देते बेटा तो बाकी लोग का कल्याण नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट जब भी कोई रूल बनाती है तो अधिकार हमेशा गवर्नमेंट पे ब्रेक लगाते हैं। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोगों का अधिकार कम हो या ना हो। इंदिरा गांधी सबका अधिकार छीनने का तो काम किया था अपने समय, ठीक है। लेकिन जो DPSPs हैं वो गवर्नमेंट की शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर बीजेपी इस समय UCC ला रही है या लाना चाहती है तो वो DPSP के दम पे ला रही है। करीब भाई हमारे पास खुद ही बोल रखा है, डायरेक्शन दिया, हम तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें। अब भले इसमें किसी का अधिकार का उल्लंघन होता है तो देखा जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो दिए गए, हम तो कर रहे हैं। अब ये मैटर फिर फिलहाल कौन साइड करेगा, बाद में अगर कुछ डिलेमा होता है सुप्रीम कोर्ट वो चेक करेगा कि ये कितना सही है कितना गलत है। दो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज़ सही होगी, लेकिन समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा वो अलग से देखा जाएगा। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि DPSP और FR इन दोनों को मेंटेन रखना ज़रूरी है। सरकार को कार्य करने के जो इंस्ट्रक्शन दिए गवर्नमेंट उसको भी फॉलो करके काम करें, और प्लस जो अधिकार लोगों के पास हैं गवर्नमेंट कोशिश करे कि इन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते समय इन अधिकारों का उल्लंघन कम से कम करे या ना करें। ऐसा नहीं कि DPSP बड़ा है या FR बड़ा, दोनों बराबर हैं, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। DPSP इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं कि ये अधिकार या ये जो निर्देश हैं ये आपस में एक दूसरे से छोटे हैं या एक दूसरे का अधीनस्थ आते हैं, सबॉर्डिनेट नहीं है, दोनों बराबर हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ये दोनों बराबर रूप से लाए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करके DPSP को बड़ा लेवल दे दिया था एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स, और कहा था कि DPSP अगर इम्प्लीमेंट कराने के लिए FR का वायलेशन होता भी है तो इसको सही माना जाएगा। बाद में नेक्स्ट सरकार जो आई उसने इसको टर्न डाउन किया, हटाया और कहा नहीं ये दोनों बराबर ही रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये जो अमेंडमेंट आपने किया ये गलत है, दोनों का लेवल बराबर होगा, कोई किसी से छोटा नहीं है। ना आपके इंस्ट्रक्शन जो आपको मिले हैं ना वो छोटे हैं, ना जनता के अधिकार छोटे हैं। दोनों को एक साथ लेकर चलिए, दोनों में एक हार्मनी बना कर चलिए, बैलेंस बना कर चलिए, ठीक। तो ये आपने एक बेसिक्स देख लिया किसका, DPSP का।